अध्याय 1। मनुष्य मनुष्य। शू की भूमि पर हवा और बारिश आई। तेज हवा से खिड़कियां खुल गईं, सलाखों से टकराने लगी, जिससे तेज गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी जो कानों को बहरा कर देने वाली थी। लंबी मेज पर रखी स्याही की बोतल और पेपरवेट सब फर्श पर फेंक दिए गए। तेज हवा के कारण कागज के पन्ने इधर उधर उड़ रहे थे और बेतरतीब ढंग से मेज के नीचे गिर रहे थे। कुछ स्मारक तो आधे फटे हुए भी थे। हवा में खून की तेज गंध भर गई थी। जमीन पर खून का एक तालाब। शाही दरबार की पोशाक पहने 4 या 5 युवतियां वहां लेटी हुई थी। उनमें से एक अभी तक मरी नहीं थी। उसकी खूबसूरत आंखें आधी बंद थी। उसके थके हुए होंठ थोड़े हिल रहे थे। उसके मुंह के कोने से खून की एक धारा बह रही थी, जैसे कोई मरती हुई मछली पतले खून की धारा में संघर्ष कर रही हो। वे सभी महारानी लियू यान की रखैले थी। सबसे छोटी पत्नी लियू केवल 13 वर्ष की थी। उसके पिता तियानशुई के गवर्नर थे। महारानी के चेन कैंग में वापस चले जाने के बाद उन्होंने जल्दी से उसे अपने साथ ले लिया। आधा साल भी नहीं बीता था, चेन कैंग गिर गई। वे महारानी सम्राट का पीछा करते हुए इस जगह शू भूमि में बाओचेंग एक की ओर भाग गए। एक बाओचेंग एक प्राचीन काउंटी का नाम है। आज यह शानक्सी शहर के अंतर्गत आता है। लेकिन अब जो महिलाएं अपने चरम पर थीं, वे सभी मर चुकी थीं। अभी कुछ क्षण पहले लियू यान ने इन महिलाओं को यहाँ बुलाया था और लियू पियान का अनुसरण करने वाले हिजड़ों को एक एक करके उन्हें मारते हुए देखा था। लियू फी के चेहरे पर अभी भी खून की कुछ बूंदें थीं। उसके मासूम चेहरे पर मोतियों की माला की तरह आंसू बह रहे थे। उसकी आत्मा सदमे में थी। पीली पीली महल की पोशाक की छाती पर गर्दन के किनारे से खून बह रहा था, लाल और आंखों को दर्द दे रहा था। अभी जब लियू पियान ने उसकी गर्दन पर वार किया तो शायद उस ब्लेड ने बहुत से लोगों को मार दिया था। शायद इसलिए कि उसने तलवार से परहेज किया था। उसकी गर्दन पर घाव घातक नहीं था। वह जमीन पर लेटी हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था। उसकी गर्दन के एक तरफ से खून बह रहा था, जबकि वह अपने सभी हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके आगे की ओर रेंग रही थी, ताकि खून से भरी इमारत और मौत की ठंड से बच सके। उसके पीछे खून का एक निशान था, जिस पर वह रेंग रही थी। महारानी लियू यान का सुंदर चेहरा एक बेजान लकड़ी की मूर्ति की तरह सुस्त था। उसकी आंखों ने लियू फेई को नहीं देखा, जो दर्द से उसकी माफी मांग रहा था। उसने लियू फेई के सिर पर नजर डाली, दूर तक अस्पष्ट रूप से देखा और शहर के द्वार को नहीं देख सका। बाओ चेंग का अब बचाव नहीं किया जा सकता था। इसे नष्ट कर दिया गया था। उसके कानों में उसने यान सैनिकों के शहर में घुसने की आवाज सुनी। उसके बाद जोरदार जयकारे लगे, जिससे आकाश और धरती हिल गई। उन्हें यहाँ पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी आधे साल पहले येन यू सेना 2 हान राजवंश के तहत उत्तर में रहने वाली कई पीढ़ियों तक वेई शाओ ने लोयांग पर कब्जा कर लिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। जब से लोयांग उसके हाथों में आया, 9 प्रांतों में दुनिया का 8 या 9/10वां हिस्सा 3 भी उसके शासन में आ गया। स्थिति तय हो गई थी। वेई यी ने खुद को यूझोउ में सम्राट घोषित किया, यान की राष्ट्रीय उपाधि ली और बाद के सम्राट लियू यान का पीछा किया और उन्हें मजबूर किया कि उनके पास पश्चिम की ओर पीछे हटने का एक ही रास्ता हो। 2 यान यू भूतपूर्व यान यू सम्राट मुरोंग वेई 350-384 5 हूँ 16 राज्यों हूँ प्राचीन काल में उत्तरी और पश्चिमी चीन के लोगों को संदर्भित करता है, कि भूतपूर्व यान काल के अंतिम राजा थे। 9 प्रांत प्राचीन काल में 9 प्रशासनिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है। इस अवधि के दौरान उसके आसपास के नागरिक अधिकारी तितर बितर हो गए और भाग गए।
सैन्य जनरलों में से कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब तक वे बाओचेंग पहुंचे, तब तक उनकी रक्षा के लिए हान राजवंश के केवल 10 पुराने वफादार मंत्री बचे थे। अब अंतिम 2000 सैनिक भी खो गए थे। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लियू पियान के चेहरे पर खून के छींटे थे, जो किसी राक्षस की तरह दिख रहे थे। उसने अपने दांत पीसकर लियूफी को, जो बुरी तरह भीख मांग रही थी, दरवाजे के सामने धकेल दिया और पीछे से सीधा वार किया। आवाज भारी थी और लड़की आवाज भी नहीं कर पा रही थी। उसकी गर्दन एक अजीब स्थिति में नीचे झुक गई और उसका शरीर नूडल की तरह लंगड़ा कर जमीन पर गिर गया, बिना किसी आवाज के। उसकी गर्दन के पीछे से गर्म खून बह निकला, जो दीवार के आधे हिस्से पर छलक गया। लियूफी के अंग पहले तो अभी भी हिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हिलना बंद हो गया। केवल उलझे बालों के पीछे की आंखें अभी भी विपरीत दिशा में घूर रही थीं। उसकी आंखों की गहराई में जीवन शक्ति जल्दी ही फीकी पड़ गई। गहरे नीले रंग की मौत की आभा फैल गई। महारानी, महारानी। लियूफी ने ब्लेड को करीब खींचा। ब्लेड पर अभी भी खून बह रहा था। उसने जियाओ कियाओ की ओर देखा, जो छोटे से बिस्तर पर कांप रही थी। लियू यान धीरे धीरे घूमा। उसकी धुंधली आंखें जियाओ कियाओ पर पड़ी, उसे गौर से देखते हुए। आखिरकार वह नजर अब सुस्त नहीं थी, धीरे धीरे उदासी, लाचारी और दुख को शांत कर रही थी। वह कदम दर कदम जियाओ कियाओ की तरफ बढ़ा। आखिरकार उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी ठंडी उंगलियां धीरे धीरे उस चेहरे को छू रही थी। अचानक उसने उसे कसकर गले लगा लिया, बेहद मजबूती से, मानो वह चाहता हो कि वह उसके मांस और खून के हर इंच को कुचल दे। यार यार, यार यार। उसके परिवार को वेईयी ने नुकसान पहुंचाया। उसकी बड़ी बहन को भी वेईयी ने पदच्युत कर दिया और उसकी भी मृत्यु हो गई। मुझे पता है कि वह वेईयी से बेहद नफरत करती है। मूल रूप से मैं अभी भी उसका बदला लेना चाहता था और विद्रोहियों 4 के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेना जुटाना चाहता था। लेकिन महान हान का भाग्य समाप्त हो गया है। मैं इसे बचा नहीं सकता। मैं उसे चोरों के हाथों में पड़ने और अपमानित होने नहीं दे सकता। मैन, मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारा पीछा करूंगा। अगले जन्म में हम फिर से पति पत्नी होंगे। 4 वेईयी को दंडित करें और पराजित करें। महाराज, मैंने 15 साल की उम्र में राजा से शादी की थी और अब मैं सिर्फ 16 साल की हुई हूँ। महाराज का मुझ पर बहुत स्नेह है। महाराज चले गए तो मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा। इस उपपत्नी, जिसका पहला नाम मैन था, की त्वचा गोरी और चेहरा सुंदर था, जो कि जेड के एक निर्दोष टुकड़े की तरह था। इस समय भले ही उसका चेहरा पीला और रक्तहीन था, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन महारानी डोवगर की ओर उसकी निगाह अभी भी दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से भरी हुई थी। उसने लियू यान को दूर धकेल दिया और खुद खड़ी हो गई। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठा लिया। नीली पोशाक ऐसे लहरा रही थी मानो नाच रही हो। उसका पूरा शरीर तैर रहा हो और उड़ने वाला हो। लियू यान की दिल दहला देने वाली चीख के बाद बर्फीले ठंडे ब्लेड ने उसके गर्म और नरम दिल में गहरी चोट पहुंचाई। अध्याय 2। पिछले जन्म का सपना। आदमी 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 जागो। उसके कान के पास चिंता से भरी एक कोमल आवाज गूंजी और फिर वह जाग गई। जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अभी भी यहाँ लेटी हुई है, उसी बिस्तर पर जहाँ वह 2 साल से सो रही थी। लेकिन उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी पानी से बाहर निकली हो, पसीने से लथपथ। जो व्यक्ति उसके बगल में सोया था और जिसने अभी अभी उसे जगाया था, वह उसकी चचेरी बहन दा कियाओ थी, जो उसके चाचा यानझो
एक के गवर्नर की बेटी थी, जिसका पहला नाम फैन था, और वह इस साल 17 साल की थी, जो उससे 3 साल बड़ी थी। दोनों बहनें बचपन से ही एक साथ पली बढ़ी हैं और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए वे अक्सर एक साथ सोती हैं। एक दुयेन चाओ, चीन के शानडोंग प्रांत में एक काउंटी का नाम। दाई कियाओ ने देखा कि वह आखिरकार जाग गई है, उसके माथे को छुआ और देखा कि वह ठंडे पसीने से लथपथ था। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बिस्तर से बाहर निकल गया। उसने बाहरी कमरे में सो रही नौकरानी को नहीं जगाया। वह खुद तेल का दिया जलाने गया और सावधानी से अपनी चचेरी बहन के पसीने को तौलिए से पोंछा। उसे डर था कि उसे सर्दी लग जाएगी, इसलिए उसने टियू कियाओ को साफ अंडरशर्ट पहनने में मदद की। अंत में उसने एक गिलास पानी डाला और उसे उसके पास ले आया। टियू कियाओ को प्यास लगी थी, इसलिए उसने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। दाई कियाओ बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, उसे पानी पीते हुए देखा, फिर आह भरते हुए बोली, क्या तुम्हें फिर से नींद का पक्षाघात हो रहा है? यार, मुझे याद है कि तुम बहुत शांति से सोते थे, लेकिन हाल ही में मुझे नहीं पता कि तुम्हें नींद का पक्षाघात क्यों हो रहा है। क्या तुमने गलती से बाहर कुछ अशुद्ध चीज देखी है? या मुझे कल माँ को बताना चाहिए और एक ओझा को बुलाकर देखना चाहिए? टियू कियाओ की माँ कई साल पहले बीमारी से गुजर गई थी। उसकी चाची श्रीमती दिन्हा टियू कियाओ से बहुत प्यार करती थी और अक्सर उसके बारे में पूछती रहती थी। टियू कियाओ ने तुरंत अपना सिर हिलाया, बहन, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। दाई कियाओ ने कप लिया, उसे मेज पर रख दिया, अभी भी चिंतित थी। तुमने अभी क्या सपना देखा? तुम्हारा पूरा शरीर इतना ठंडा क्यों है? जब से टियू कियाओ का अचानक 14 वर्ष की आयु में पुनर्जन्म हुआ है, तब से इस प्रकार का स्वप्न अक्सर आता रहा है। लेकिन वह जानती थी कि यह महज एक दुःस्वप्न नहीं था। सपने में जो डरावना दृश्य था वह मेरे पिछले जन्म में मृत्यु से पहले का अंतिम दृश्य था। यह खूनी होते हुए भी भयावह रूप से यथार्थवादी है। महल के नौकर की तलवार के नीचे मरने वाली लड़की लियू फेई केवल 13 साल की थी। जब वह मरी थी, तब उसे देखने वाली अजीब सी निगाहें, अब भी भले ही वह होश में आ गई थी, उसके रोंगटे खड़े कर देती हैं। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती में अभी भी वह चुभने वाला दर्द और ठंडक बरकरार है, जब तेज तलवार की मूठ उसके अंदर घुसी थी। वह अब और याद नहीं करना चाहती थी। दा कियाओ से लिपट गई और बुदबुदाई, मैंने अभी सपना देखा कि एक खूंखार बाघ मेरा पीछा कर रहा था। दा कियाओ मुस्कुराया, प्यार से उसके बालों को सहलाया, दीपक बुझाने के लिए झुका, कंबल के नीचे अपना रास्ता टटोला, जियो कियाओ को गले लगाया, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। जियो कियाओ ने उह ध्वनि के साथ जवाब दिया। दा कियाओ के नरम और गर्म शरीर के खिलाफ झुक गई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। दहान में डिंगतांग के शासन के 7वें वर्ष के 11वें महीने में खिड़की पर चिपके कागजों से होकर चांदनी छनकर आ रही थी और चुपचाप फर्श पर छाया डाल रही थी। टियू कियाओ का दिल धीरे धीरे शांत हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह फिर बेचैन होकर सो गई। उसके बगल में खड़ी दाई कियाओ भी बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती है। उसने सोचा कि टियू कियाओ सो रही है, इसलिए उसने अपनी चचेरी बहन को धीरे से लिटाया, लेकिन वह बहुत देर तक सो नहीं सकी और करवटें बदलती रही। टियू कियाओ ने दाई कियाओ की सांसें सुनी और जान गया कि उसके मन में कुछ चल रहा है। दुयेन चाओ में 2 कियाओ लड़कियां अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उनकी ख्याति पूरे हानाम में फैल गई थी। उस समय लोगों में एक कहावत थी, लाख नदी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कियाओ लड़कियां 8 गुना ज्यादा जगह घेरती हैं।
जब दाई क्यू 10 वर्ष की थी तो उसकी सगाई थोई परिवार के गवर्नर के बेटे से हुई, जो उस समय डोंग बिन्ह में बहुत शक्तिशाली शक्ति थी। अप्रत्याशित रूप से 2 साल पहले जब दाई क्यू 15 साल की थी और शादी करने की तैयारी कर रही थी, डोंग बिन्ह पर नहम थान ने हमला किया और गवर्नर थोई थाई थू के पिता और पुत्र दोनों युद्ध में मारे गए, इसलिए शादी को समाप्त करना पड़ा। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। दाई क्याओ 17 साल की हो गई। हर जगह से लोग शादी का प्रस्ताव लेकर आए, दहलीज तोड़ दी। चाची को उम्मीद थी कि जल्दी ही उनकी बेटी के लिए एक अच्छी शादी मिल जाएगी, लेकिन चाचा जल्दी में नहीं दिख रहे थे। आधे महीने पहले ही दाई क्याओ को पता चला कि उसके पिता ने उसकी शादी वेई शाओ से करने का फैसला किया है, जिसने साल की शुरुआत में ही हेबेई पर कब्जा कर लिया था। शादी और दुयेन चाओ की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने वेई शाओ से नहान थान पर हमला करने का मौका मांगा। इस समय दूत को जी झो में वेई शाओ के पास भेजा गया था। चाचा उत्सुकता से दूसरे पक्ष के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या मैंने आपको जगा दिया? दाई क्यू ने देखा कि ट्यू क्यू अभी भी जाग रहा है तो उसने अपराध बोध से पूछा। नहीं, ट्यू क्यू ने धीरे से कहा। एक क्षण बाद अंधेरी रात में ज्यो क्याओ ने उसकी आहें सुनी, जैसे कि उससे पूछ रही हो, लेकिन साथ ही जैसे कि खुद से बात कर रही हो। वेई के मार्क्विस और मेरे परिवार के बीच दुश्मनी है, इसलिए वह निश्चित रूप से इस शादी को स्वीकार नहीं करेगा, है ना? ज्यो क्याओ चुप थी। कुछ महीने पहले जब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी किशोरावस्था में लौट गई है, तो उसने मन ही मन यह आशा की कि उसके पिछले जीवन या कहें कि भविष्य से जुड़ी यादें सिर्फ सपने ही हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह सब सच था। सब कुछ उसके पिछले जीवन में जो कुछ भी ज्ञात था, उसके आधार पर चरणबद्ध तरीके से विकसित हो रहा है। अगर कुछ नहीं बदला तो वेई शाओ इस शादी को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दाई क्यू के विवाह के बाद, जैसा कि भाग्य ने पहले ही तय कर रखा था, अंत उससे भी अधिक दुखद हुआ। वेई परिवार में विवाह के पहले दिन से ही उसके पति वेई शाओ ने उसे उंगली से भी नहीं छुआ। 6 साल बाद वेई शाओ ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। उस समय पूरा क्याओ परिवार मर चुका था या बिखर चुका था। दाई क्याओ ने सोना निगलकर आत्महत्या कर ली। वेई शाओ ने एक और महिला को महारानी बना दिया। उस समय दाई क्यू की उम्र मात्र 24 वर्ष थी, लेकिन उसने अपना जीवन ऐसे ही समाप्त कर लिया। ट्यू क्यू ने अपनी चचेरी बहन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी, उनमें कोई गर्माहट नहीं थी। दूसरे दिन उसका जुड़वा भाई क्याओ सी यान चेंग से भागकर डोंग काउंटी वापस चला गया। जब वह घर लौटा तो शाम हो चुकी थी। दोनों भाई बहन जियाओ क्याओ और क्याओ सी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। यद्यपि क्यू तो केवल 14 वर्ष का था, वह त्यू क्यू से आधा सिर लंबा था तथा एक राजसी और बहादुर युवक की तरह खड़ा था। 2 महीने पहले उन्हें उनके पिता क्यू बिन्ह ने प्रशिक्षण के लिए येन थान भेजा था। यह सुनकर कि युवा स्वामी वापस आ गया है, ट्यू क्यू उसे ढूंढने चला गया। अपने पिता के अध्ययन के दरवाजे पर पहुंचते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई की उत्साहित आवाज को दूर से सुना। हे, फिर से वेई शाओ के पास एक भेड़िया का दिल है। जिझों को संभालने के बाद अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो यानजो को थोड़ी देर के लिए शांतिपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा वह एक पुरानी है। जब वह एक पुरानी है, अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खिड़की के सामने खड़े हो गए, जबकि उसके छोटे भाई क्याओ सियाई ने उत्साह से कमरे में आगे पीछे भाग लिया। दोनों परिवारों के बीच पुराने ग्रज के बारे में बात कर रहे थे। क्यों वो का उल्लेख 10 साल पहले किया जाना चाहिए।
nguo थिएव के पिता nguo किन्ह थे, जो टाइगर टूथ जनरल के पद के साथ तीसरे दर्जे के अधिकारी थे। उस समय वे शाही अदालत के आदेश के तहत यू चाओ के गवर्नर थे। उस समय दुयन चाओ के गवर्नर के साथ, जो कि ट्यू क्यू के दादा भी थे, ट्रान जिले के विद्रोही सेना ली टुक को जीतने के लिए गए थे। लाई टुक की प्रतिष्ठा बहुत महान है, उनका प्रभाव मजबूत है। वेई जिंग और कियाओ कुई ने एक गठबंधन बनाया, इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्ष एक साथ चेन काउंटी पर हमला करने के लिए सेना भेजेंगे। अप्रत्याशित रूप से लड़ाई के दौरान कियाओ कुई को पता चला कि ली सू के पास सुदृढ़ीकरण आ रहा है। स्थिति पर विचार करने के बाद वह पीछे हट गया और निष्क्रिय रहा। वेई जिंग और उनके सबसे बड़े बेटे वेई बाओ को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और वे ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। अंत में वे चारों ओर से घिर गए और युद्ध में मारे गए। उस समय वेई शाओ, जो केवल 12 वर्ष का था, भी अपने पिता के साथ युद्ध में चला गया। उसके सेवकों ने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, और अंततः वे घेराबंदी से बच गए और यूझोऊ में वापस चले गए। क्यों परिवार को पता था कि वे गलत थे, इसलिए बाद में उन्होंने हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने संदेश देने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन संदेशवाहक को रास्ते में ही घात लगाकर मार दिया गया। अंतिम संस्कार के समय वेई परिवार को उपहार भी भेजे गए। 4 साल पहले वेई शाओ को छोटा तानाशाह के रूप में जाना जाता था। 18 साल की उम्र में उसने व्यक्तिगत रूप से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और ली सू का पीछा किया। अंततः पूर्वी सागर तट पर पूरे ली सू परिवार को नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले लाई टुक के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ngू थियू ने स्वयं चाकू पकड़ा। 1000 चाकुओं के वार के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे टुकड़ों में काटकर मछलियों को खिला दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जियो कियाओ के दादा की मृत्यु के कुछ समय बाद वेई शाओ, जो पीली नदी पर हमला कर रहे थे, ने यह खबर सुनी और ठंडे स्वर में कहा, चांदी के बाल वाले बूढ़े चोर को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वेई शाओ की नफरत कितनी गहरी है। पिताजी, क्या आप इतने कायर हैं कि एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते? अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं जाकर चाचा को बता दूंगी। अपने पिता को बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े देखकर क्यूतू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बाहर जाने के लिए मुड़ा। मूर्ख, यहीं रुक जाओ। कियाओ पिंग अचानक पलटा और अपने बेटे पर चिल्लाया, रेन राजवंश के पास मजबूत सैनिक और अच्छे घोड़े हैं। सबसे पहले उन्होंने डोंगपिंग पर कब्जा कर लिया और एक पल में कुई परिवार की नींव को नष्ट कर दिया। पिछले महीने उन्होंने बैमा में लड़ाई जीत ली। उनका मनोबल ऊंचा है। अब उनके सैनिक धनुष में भरे तीर की तरह हैं। अगर वे उन्हें दंडित करने के लिए वापस आते हैं तो हेबेई में वेई शाओ के साथ, जो अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहे बाघ की तरह है, यांझो के 2 लाख सैनिक और नागरिक कैसे विरोध कर सकते हैं? क्या वेई शाओ पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? मैं अपनी सबसे बड़ी बहन की इस तरह शादी नहीं होने दे सकता। कियाओ पिंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर आह भरी। मैं भी जानता हूँ कि वेई शाओ से मदद मांगना उचित नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की? मैंने एक बार झांग फू के साथ मिलकर पूरी ताकत से लड़ने का सुझाव दिया था। जीत की कोई गारंटी नहीं है। मैं बचपन से झांग फू का दोस्त हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़कर उसे मनाने के लिए तैयार था। लेकिन आपके चाचा और वे नौकर लड़ना नहीं चाहते थे। पिताजी, कृपया मुझे फिर से सलाह दें। ट्यू क्यू खुद को रोक नहीं सकी और उसने दरवाजा खोल दिया तथा अपने पिता के सामने घुटने टेक दिए। यदि कुछ नहीं किया गया और चीजें इसी तरह विकसित होती रहीं, तो भले ही तत्काल चिंता का समाधान हो गया हो,
दाई क्यू का पूरा जीवन तुरंत बर्बाद हो जाएगा और क्यू परिवार कई वर्षों तक जीवित नहीं रह पाएगा। तियो क्यू को जो पहली बात याद आई वह थी उसके पिता की युद्ध में मृत्यु और उसके छोटे भाई क्यू तुकी उसे और उसके भावी पति सम्राट लियू यान को आसानी से भागने देने के लिए पीछा करने वालों को लुभाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन अंततः वेई शाओ के सैनिकों द्वारा घेर लिया गया और तीरों की बौछार में उसकी मृत्यु हो गई। क्यू बिन्ह के पिता इस वर्ष केवल 35 वर्ष के हैं और अत्यंत सुंदर एवं सुरुचिपूर्ण व्यक्ति हैं। डोंग काउंटी के जिला प्रमुख के रूप में कई साल पहले अपनी मां के निधन के बाद उनका दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। पूरे दिन वह केवल काउंटी के मामलों को संभालने, कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने, काउंटी के लोगों से प्यार करने के बारे में परवाह करते हैं। इसके अलावा क्याओ परिवार 3 पीढ़ियों से दुएन चाओ में रहता है और लोगों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता है। इसके अलावा हालांकि मेरे पिता में कविता लिखने की प्रतिभा है, लेकिन वे एक स्त्री सुलभ विद्वान नहीं हैं। वे युद्ध की पोशाक पहनकर सफेद कपड़े पहनने वाले सेनापति बन सकते हैं। 2. उपपत्नी, दूसरी पत्नी लेना इस जीवन में ऐसे पिता और छोटे भाई के होने के बाद एक बार जब वह उनके भविष्य के भाग्य को जान गई तो वह उन्हें फिर से इस तरह से खोने का दुख कैसे सहन कर सकती थी। क्यू बिन्ह को उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी अचानक दौड़कर उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाएगी। वह चौंक गए। पिताजी, आपका भाई सही कह रहा है, कृपया। क्यू तूने भी ट्यू क्यू के बगल में घुटने टेककर एक धप जैसी ध्वनि निकाली। क्यू बिन्ह ने भौहें सिकोड़ी, खिड़की की ओर चला गया और अंत में कहा, ठीक है, मुझे फिर से सलाह देने दो। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। वास्तव में ट्यू क्यू अपने चचेरे भाई से अधिक सुंदर है। मुझे केवल सुंदर महिलाएं पसंद है। ओ महिला 9 ट्यू क्यू के पुनर्जन्म के बाद ट्यू क्यू में स्थानांतरित हो गई। केवल अपने पिछले जीवन से ट्यू क्यू की यादों को बनाए रखा और अक्सर ट्यू क्यू के पिछले जीवन के बारे में सपने देखती रही। लेकिन महिला 9 एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति नहीं है। हर कोई। अध्याय 3 ठहराव। पिता चले गए। ट्यू क्यू और क्यू तू उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद अपने पिता को वापस आते देख क्यू तू ने जल्दी से उनका स्वागत किया और पूछा, पिताजी, क्या आप सबसे बड़े चाचा को मना सकते हैं? ट्यू क्यू ने देखा कि उसके पिता की भौहें सिकुड़ गई हैं। उसका दिल ठंडा हो गया है। निश्चित रूप से, क्यू बिन्ह ने अपना सिर हिलाया। मेरे चाचा शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे नहीं बदलेंगे। क्यू तो बाहर जाने ही वाला था कि क्यू बिन्ह चिल्लाया, रुको, यह मामला यहीं खत्म होता है। अब और बात करना बेकार है। क्याओ सी स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा आक्रोश से भर गया। क्याओ पिंग ने रुककर धीरे से कहा, यह निश्चित नहीं है कि वेई परिवार इस शादी को स्वीकार करेगा। थोड़ा और इंतजार करो। अगर मैं भाग्यशाली रही तो जब मैं चेन लियू से फिर से संपर्क करूंगी तो शायद तुम्हारे चाचा आपत्ति नहीं करेंगे। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ट्यू क्यू को एहसास हुआ कि उनके पिता को वास्तव में इस मामले में ज्यादा उम्मीद नहीं थी। क्यू तू को विश्वास था कि यह सच है। उसके चेहरे पर स्पष्ट प्रत्याशा दिख रही थी। क्याओ पिंग ने जियाओ क्याओ की ओर देखा, थोड़ा झिझका, फिर धीरे से कहा, यार, तुम्हें अपनी बड़ी बहन की अधिक परवाह करनी चाहिए और उसे निश्चिंत रहने की सलाह देनी चाहिए। शादी सफल नहीं हो सकती। एक कदम पीछे हटते हुए, भले ही यह सफल हो, वेई शाओ अभी भी युवा है और एक नायक, एक क्षेत्रीय अधिपति के रूप में प्रसिद्ध है और एक सुंदर उपस्थिति है, इसलिए इसे एक अच्छा मैच माना जा सकता है। उस रात ट्यू क्यू और दाई क्यू फिर से एक साथ सोए। ट्यू क्यू ने दाई क्यू की चिंताओं को देखा, लेकिन उसके सामने
वह अभी भी पहले की तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, शादी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह दुखी महसूस कर रही थी। उसके पिता ने उसे दाई क्यू को सलाह देने के लिए कहा। उसे गहराई से एहसास हुआ कि सांत्वना के सभी शब्द शक्तिहीन और बेकार थे। दोनों बहनें आमने सामने सो रही थी। धुंधली रात में ट्यू क्यू ने अचानक अपने चचेरे भाई की आवाज सुनी, यार, क्या तुम राजकुमार लियू से मिले हो? दाई कियाओ के मुंह से निकला, लियू क्राउन प्रिंस टियो कियाओ का वर्तमान मंगेतर है। अपने पिछले जीवन में वह महारानी लियू यान था, जिसका शिष्टाचार नाम मऊ खान था। लेकिन अब लियू माओ खान अभी भी लांगिया देश हान शाही परिवार की जागीर में एक असम्मानित ज्येष्ठ पुत्र मात्र है। जब वह 13 वर्ष का था, तो चूंकि वह अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाना चाहता था, इसलिए उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता के सामने उसकी निंदा की और कहा कि वह उसे चिढ़ा रहा है। लांगिया राजा अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करता था। उसने उसकी बदनामी पर विश्वास कर लिया, उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पदावनत कर दिया और लांगिया से निष्कासित कर दिया। क्योंकि उसकी चाची टियू क्यू की चाची थी, वह मदद मांगने और आश्रय लेने के लिए दुयन चाओ के पास गई। उस समय हान राजवंश का पतन हो रहा था। शाही राजधानी लोयांग में 14 वर्षीय सम्राट, जिसे 7 साल पहले प्रधानमंत्री हान टोन ने सिंहासन पर बैठाया था, सिर्फ एक कठपुतली था। वास्तव में शाही दरबार पर सिर्फ प्रधानमंत्री हान टोन का ही नियंत्रण था। यहाँ तक कि सम्राट भी ऐसा ही था। सामंती भूमि में लियू परिवार की तो बात ही छोड़िए, जो अभिमानी और मनमानी करने वाले सैनिकों को पकड़ता था, जो दरबार के नियंत्रण का पालन नहीं करते थे और कई जगहों पर दरबार का विरोध करते थे। उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, इसलिए कियाओ परिवार लैंगिया वोंग से नहीं डरता था और लियू यान को शरण देता था। उसका रूप रंग तो शानदार था ही, वह प्रतिभाशाली भी था। क्यू बिन उससे बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। आखिरकार 3 साल पहले, जब वह 18 साल का था, लैंगिया वोंग ने मेरी सलाह सुनी और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे बड़े बेटे को गलत तरीके से दोषी ठहराया था। उसे उस साल अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने उसे वापस ले लिया। इसके कुछ समय बाद लैंगिया वोंग ने दुयन चाओ के पास किसी को भेजा, जो लू डियम को टियो क्यू के सामने विवाह का प्रस्ताव देने में मदद करना चाहता था। क्यू बिन को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि टियो क्यू और लू डियम एक दूसरे के आत्मा साथी थे। उसने टियो क्यू की राय पूछी और देखा कि वह शर्मीली थी और कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए उसे पता था कि वह तैयार थी। वह शादी के लिए राजी हो गया। उन दोनों ने विवाह अनुबंध किया। अगले साल शादी करने की योजना बनाई, जब टियो क्यू 15 साल की थी। आधे साल पहले लियू यान ने एक बार कियाओ यू को जन्मदिन की शुभकामना देने का अवसर लिया और डोंग काउंटी गए। वह लंबे समय से टियो क्यू को याद कर रहा था और इस अवसर का उपयोग टियो क्यू से मिलने और अपनी लालसा व्यक्त करने के लिए कर सकता था, लेकिन किसी कारण से शुरू से अंत तक टियो क्यू उसे टालता रहा और उससे मिलने से इनकार करता रहा। इसलिए अंत में उसके पास नाराज होकर वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिछले जीवन के बुरे सपने ने टियो क्यू के दिल में एक गहरी छाया छोड़ दी, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा आज वह टियो क्यू नहीं थी जो लू डियम के साथ बड़ी हुई थी। उसके मन में अपने मंगेतर के लिए कोई भावना नहीं थी, इसलिए वह उस समय उससे मिलने से बचती थी। अब दाई क्यू के मुंह से उसका जिक्र सुनकर वह थोड़ा स्तब्ध रह गई। पिछले कुछ दिनों से, दिन हो या रात, चाहे वह अपनी आंखें बंद करे या खोले, वह दाई क्यू की शादी के बारे में सोचती रही, मानो वह भूल गई थी कि उसकी भी सगाई हो चुकी है और इसके अलावा शादी का दिन करीब आ रहा था और नया साल लगभग खत्म हो गया था।
यार यार, अगर तुम शादी करोगे तो उत्तर बहुत दूर है, और जब तक तुम अगले साल शादी करोगे मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आ पाओगे। अब से हमें शायद एक दूसरे को देखने में मुश्किल होगी। सौभाग्य से तुम और क्राउन प्रिंस एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी के बाद तुम और तुम्हारे पति निश्चित रूप से अच्छी तरह से मिलेंगे और मुझे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ट्यू क्यू ने उसकी कोमल आवाज सुनी। दर्द के दिल में आंखों की कोठरियां धीरे धीरे गर्म हो गईं। दाई कियाओ ने अपनी असामान्यता नहीं देखी, हंसना जारी रखा और कहा, आपके कढ़ाई कौशल कभी भी अच्छे नहीं हुए हैं। ये पिछले 2 साल भी बदतर रहे हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि आप अगले साल शादी करेंगे। उस समय लियू परिवार के लिए कशीदाकारी उपहार कुछ भी लापरवाह नहीं हो सकते हैं। लगभग किया गया है। आपके यूं 3 के लिए केवल एक जोड़ी लाल जूते बचे हैं, क्योंकि इसमें बहुत समय लगा है, इसलिए मैंने इसे अंतिम रूप से देखा है। उसकी आवाज और कहा, धन्यवाद, देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी थक गए हो, सो जाओ। दाई क्यू ने कहा, मैं बस अधीर हो रही हूँ। मुझे डर है कि मैं इसे समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगी। वह रुकी, एक पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, कल ठीक है। पहले सो जाओ। कमरा फिर से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि दाई क्यू बहुत शांति से सो रहा था, हिल नहीं रहा था, और उसकी सांस भी बहुत स्थिर थी। जियो कियाओ को पहले तो नींद नहीं आई। आधी रात के बाद आखिरकार उनींदापन आ गया। उसकी स्तब्धता में अचानक उसने महसूस किया कि दा कियाओ बाहर हिल रहा है। फिर वह बिस्तर से बाहर निकली, दीपक नहीं जलाया, कपड़े पहनने के लिए खिड़की से चमकती चांदनी उधार ली, फिर धीरे से बाहर चली गई। धीरे से दरवाजा खोला, बाहर कमरे में नौकरानी को पार किया जो एक मृत व्यक्ति की तरह सो रही थी, और बेडरूम से बाहर निकल गई। पहले तो जियाओ कियाओ को लगा कि वह रात को पेशाब करने जा रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब दा कियाओ बाहर गई तो उसे अचानक अपने पिछले जीवन में हुई किसी घटना का ख्याल आया। वह कांप उठी और तुरंत उठकर मोटे कपड़े पहने, अपनी सांस रोककर हल्के से बाहर निकल गई। आज रात चांद चमकीला और गोल है, आंगन पर चमक रहा है और एक झिलमिलाता दृश्य बना रहा है। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, उसने देखा कि दाई क्यू की परछाई खिड़की के पास तेजी से टिमटिमा रही थी, जो बगीचे की ओर जा रही थी। कियाओ परिवार के फूलों के बगीचे के पीछे, जहां फूल और पेड़ घने थे, एक युवक पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा सुंदर था, शरीर चीते जैसा था, मजबूत और तीक्ष्ण, प्रत्येक मांसपेशी में विस्फोट करने को तैयार अपार शक्ति थी। क्यू परिवार के बगीचे के पीछे की दीवार एक व्यक्ति की ऊंचाई से दोगुनी ऊंची थी, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। वह एक अंधेरे कोने में शांति से खड़ा था जहां चांद की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। उसकी पीठ अंधेरे में समा गई थी। वह अंतहीन अंधेरे में प्रवेश कर रहा था। वह यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उसकी पतली लिनन शर्ट जिसमें बड़े बड़े पैच थे, ने सर्दियों की रात की ठंडी हवा को सोख लिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी प्रेमिका, जिसे उस ऊंचे और शक्तिशाली सैन्य महल में जबरदस्ती लाया जा रहा था, उससे मिलने यहाँ आएगी या नहीं। लेकिन वह अभी भी यहाँ सुबह से इंतजार कर रहा था। इस समय उसके दिल में आग जल रही थी। हालांकि यह आग कमजोर और छोटी थी, कभी भी बुझ सकती थी, लेकिन ठंडी रात में उसे गर्माहट देने के लिए यह काफी थी। जब वह पैदा हुआ था तो उसकी एक नीली आंख थी जो रात में चमकती थी। उसके माता पिता को लगा कि वह एक राक्षस है और वे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने उसे कियाओ परिवार के घोड़ा यार्ड के बगल में
एक सुअर के बाड़े में ठूंस दिया। पूरे आसमान में बर्फबारी हो रही थी, लेकिन वह ठंड से नहीं मरा। उसे एक सुअर ने सुअर के बाड़े में घसीटा और सुअर का दूध पीकर जिंदा बच गया। जब घोड़े के चरवाहे को यह पता चला तो उसे यह अजीब लगा और उसने परिवार के मुखिया को इसकी सूचना दी। उसे एक गुलाम के रूप में घोड़ा यार्ड में रहने और बड़ा होने की अनुमति दी गई। उसका कोई उपनाम नहीं है, कोई प्रथम नाम नहीं है। चूंकि जन्म के समय उसे सुअरों के बाड़े में फेंक दिया गया था, इसलिए उसका नाम बीट्रे रखा गया। ट्यूक्यू भी पीछे के बगीचे में गई। दूर से उसने देखा कि उसकी चचेरी बहन को अंधेरे से बाहर आने वाला युवक गले लगा रहा है। फिर उसने छूटने के लिए बल का प्रयोग किया, मानो वह उससे कुछ कह रही हो। वह तुरंत अपने दिल में जान गई। पिछले जन्म में दाई क्यू के विवाह के कुछ समय बाद ही यह घोड़ा रक्षक बीट्रे भी गायब हो गया था। क्याओ परिवार में सैकड़ों नौकर हैं। एक व्यक्ति का इस तरह से गायब होना परिवार के मुखिया के ध्यान देने लायक नहीं है। उन्हें खोजने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ साल बाद जियांगनान में भयंकर सूखा पड़ा और अराजकता फैल गई। शरणार्थी हर जगह भाग गए और धीरे धीरे कई डाकू अड्डे बन गए। उनमें से नीली आंखों वाला एक डाकू उठ खड़ा हुआ और उसने हर जगह सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने धीरे धीरे प्रतिष्ठा हासिल की और आखिरकार हुआयन पर कब्जा कर लिया और खुद को सेनापति घोषित कर दिया। उस समय लोयांग में हान टोन ने उन्हें नष्ट करने के लिए सेना भेजी, लेकिन हार गया। इसके अलावा वेई शाओ के साथ युद्ध तनावपूर्ण था और कुछ भी हल नहीं हो सका, इसलिए उसे उन्हें भूमि को घेरने और नियंत्रण करने देना पड़ा। बाद में जब वेई शाओ ने हान टोन को नष्ट कर दिया और लोयांग पर कब्जा कर लिया और खुद को केंद्रीय मैदानों का शासक घोषित कर दिया, तो हरे आंखों वाला ताओवादी जनरल, जो हमेशा अकेला रहता था, स्वेच्छा से हान शाही परिवार के वफादार मंत्रियों के साथ मिलकर सम्राट लियू यान की स्थापना की। उस समय लियू यान को एक प्रमुख जनरल की आवश्यकता थी, इसलिए उसने खुशी से उसे हुआयन का राजा नियुक्त किया। वह और वेई शाओ खुले तौर पर एक दूसरे का विरोध करते थे। यह कहा जा सकता है कि अगर हुआयन के राजा आकाश से बाधा डालने और पलटवार करने के लिए नहीं आते, तो वेई शाओ ने 2 साल पहले ही दुनिया पर कब्जा कर लिया होता। राजा हुई अम का अंतिम अंत भी काफी पौराणिक है। विश्व में जीत या हार का निर्धारण करने वाले अंतिम निर्णायक युद्ध के बाद राजा हुई अम और उसके विद्रोही गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, कुछ कहते हैं कि उसने अपना रूप बिगाड़ लिया और भाग गया। वेई शाओ को इस आदमी से बहुत नफरत थी। उसने उसे 1000 टन सोना और 10,000 घरों के मार्क्विस की उपाधि इनाम के रूप में देने की पेशकश की और आदेश दिया कि अगर वह जीवित है तो वह उसका शरीर देखेगा, अगर वह मर गया है तो वह उसका शरीर देखेगा। लेकिन शुरू से अंत तक कोई नतीजा नहीं निकला। आधे साल बाद ही वेई शाओ तक यह खबर पहुंची कि किसी ने वेई परिवार की पैतृक कब्र के पास राजा हुआयन के समान दिखने वाले एक व्यक्ति को देखा है। इस समय वेई शाओ दौड़कर आया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया। बाद में यह पता चला कि कब्र को तोड़ दिया गया था, कब्र खाली थी और ताबूत कहीं नहीं मिला। वेई शाओ ने रानी कियाओ को पदच्युत कर दिया और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वेई परिवार के मकबरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें एक निर्जन और उजाड़ जगह में दफनाया गया। अध्याय 4 लकड़हारा गाता है। चांदनी के नीचे दा कियाओ उस आदमी के कसकर पकड़े हुए हाथ से बच निकली, अपना सिर झुकाया और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद उसे उसके पीछे वाले व्यक्ति ने गले लगा लिया। वह रुकी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, और एक बार फिर से अलग हो गई। उस व्यक्ति ने उसका पीछा करना जारी नहीं रखा,
बस चुपचाप खड़ा रहा और उसे पीछे से और आगे गायब होते देखा। अंत में धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। दोनों घुटने जमीन पर टिके हुए, उसका पूरा शरीर अंधेरे में डूबा हुआ, गतिहीन। जियाओ कियाओ का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह जल्दी से वापस भाग गई। नौकरानी अभी भी सो रही थी। जियाओ कियाओ उसके पास से कमरे में चली गई, बिस्तर पर चढ़ गई, कंबल उठाया और लेट गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, उसने बाहर के दरवाजे को धीरे से चरमराते हुए सुना। दबे पांव अंदर गई। दा कियाओ भी वापस आ गई थी, शायद इसलिए कि उसकी आत्मा शांत नहीं थी। जब वह सो रही नौकरानी के बिस्तर के पास से गुजरी तो उसका पैर गलती से बिस्तर के सिरहाने पर रखी छोटी कुर्सी से टकराया। कुर्सी जमीन पर गिर गई और खड़खड़ाहट की आवाज हुई। सो रही नौकरानी अचानक जाग गई। उसने अपने बगल में एक आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। वह डर गई और चिल्लाना चाहती थी जब उसे एहसास हुआ कि यह दाई क्यों था। यह कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ। मैं अभी बाथरूम गई थी, दाई क्यों ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। नौकरानी बिना किसी संदेह के छोटी कुर्सी लगाने में व्यस्त थी। एक पल बाद जियो कियाओ ने पर्दे के बाहर कपड़े उतारने की सरसराहट की आवाज सुनी। फिर पर्दे को उठा लिया गया। दा कियाओ धीरे से बिस्तर पर चढ़ गया, उसे जियो कियाओ में वापस कर दिया और धीरे धीरे लेट गया, जैसे कि वह जल्द से जल्द गिर गया। याओ कियाओ का दिल उथल पुथल में था और जब वह अचानक दा कियाओ को उसके पास लाउडिंग से डरते हुए डा कियाओ को लेटता है तो उसे क्या करना है, इसके बारे में संकोच कर रहा था। नरम कमर और उसके कान में फुसफुसाया, बड़ी बहन, रोना मत। अभी मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैंने सब कुछ देखा है। जियो कियाओ ने उसका मुंह ढक दिया और उसे आवाज न करने का संकेत दिया। फिर वह बिस्तर से बाहर निकली, थोड़ी देर के लिए सुनने के लिए दरवाजे पर नुकीली। बाहर की नौकरानी के दांतों की आवाज को पीछे मुड़ने से पहले बाहर दांतों की आवाज को सुना। तेल के दीपक को जलाया, बिस्तर की ओर देखने के लिए उसका सिर घुमाया गया था। जियो कियाओ को खाली रूप से देखा। इस तरह की सुंदरता ने वास्तव में लोगों को उसके लिए खेद महसूस किया, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कहा। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, कांपते हुए, उसकी आवाज की तरह ही। जियो कियाओ ने दा कियाओ का हाथ पकड़ लिया, उसकी ओर देखा और कहा, बहन, मैंने उस व्यक्ति को देखा। लेकिन डरो मत, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हें वह पसंद है? डा कियाओ का चेहरा पहले से ही पीला था। उसकी छोटी बहन को यह कहते हुए सुनकर कि उसके गाल थोड़ा लाल हो गया। एक पल के लिए हिचकिचाहट, वह सीधे जियो कियाओ की आंखों में देखा, सिर हिलाया और धीरे से कहा, वह बहुत अच्छा है, लेकिन वह बहुत अच्छा है। इसके अलावा वह घोड़ों के बारे में जानकार था। उसके सामने का भयंकर घोड़ा विनम्र और कोमल हो गया था। वह अन्य घोड़े के दासों पर कदम रखने की तुलना में बहुत अधिक ठोस था। कियाओ को इस नौकर का नाम अच्छी तरह याद था और यह नाम 3 साल पहले का था, जब उसके मंगेतर की मृत्यु हो गई थी। हालांकि उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी, फिर भी इससे वह दुखी हो गई। इसलिए उस समय वह अक्सर अपनी माँ के साथ शहर के बाहर ट्रुओंग सिन्हतु में धूप बत्ती जलाने के लिए जाती थी। एक दिन वापस लौटते समय घोड़ा चौंक गया, कोचवान को गिरा दिया और गाड़ी को पागलों की तरह घसीटने लगा। वह और उसकी माँ अभी भी गाड़ी में फंसी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी किसी भी क्षण पलट जाएगी। घबराहट में पीछे से एक सीटी की आवाज आई। उसके बाद एक व्यक्ति तेजी से उसके पीछे भागा। घोड़ा धीरे धीरे धीमा हुआ, आखिरकार सड़क के किनारे रुक गया। उस समय वह अभी तक होश में नहीं आई थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया,
अचानक उसने देखा कि जो व्यक्ति अभी अभी घोड़े के सिर के पास खड़ा था, उसने घोड़े को गले लगाया जो अभी भी हाँफ रहा था। एक हाथ से घोड़े के अयाल को सहला रहा था, दूसरे हाथ से घोड़े के कान में कुछ फुसफुसा रहा था जो उसे समझ में नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे दिलासा दे रहा है। घोड़ा आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गया। फिर उसके पीछे पीछे का दल दौड़ा। प्रबंधक ने गुस्से में घोड़े को कोड़ा मारने के लिए अपना कोड़ा घुमाया, लेकिन कोड़ा तो ऊंचा घुमाया गया, लेकिन दूल्हे ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। काला चाबुक उसकी बाह की मांसपेशियों के चारों ओर कसकर लपेटा हुआ था। त्वचा के नीचे की नीली नसें उभरी हुई थी, जो उसकी छोटी उंगली जितनी बड़ी थी। जब वे संघर्ष कर रहे थे, तो प्रबंधक और भी क्रोधित हो गया। घोड़े के रखवाले ने अपना सिर घुमाया, दाई क्यू की ओर देखा। उसकी आंखें मदद के लिए विनती कर रही थी। उसे अभी भी याद है, उस दिन आसमान इतना साफ था, हवा ठंडी और गर्म, सुखद थी। सूरज की रोशनी में नीली पुतलियां क्रिस्टल की तरह थी। उस दिन से उसे उसका नाम साफ साफ याद आ गया, बीजे। दा कियाओ को अपने शब्दों में अनाड़ीपन के लिए खुद से नफरत होने लगी। वह नहीं जानती थी कि अपनी छोटी बहन को कैसे मनाए, उसे कैसे यकीन दिलाए कि बीजे बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा, कम से कम उसकी नज़र में तो। वह शर्मा गई, अपनी आंखें चौड़ी की और बेचैनी से जियाओ कियाओ को देखा। जियाओ कियाओ ने थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से कहा, बहन, तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी जानती हूँ कि वह बहुत अच्छा है। अभी अभी उसने तुम्हें बाहर बुलाया था, वह तुम्हें ले जाना चाहता था, है ना? दा कियाओ चौंक गई। पहले उसने अपना सिर हिलाया, थोड़ी देर बाद धीरे से अपना सिर नीचे किया। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया, तो उसका हाव भाव बहुत शांत हो गया था और धीरे से बोली, यार, तुम उसका पीछा नहीं करोगे, तुमने अभी अभी उसे यह स्पष्ट कर दिया है। चिंता मत करो, तुम उसे भविष्य में फिर कभी नहीं देख पाओगे। बहन, उसे तुम्हें ले जाने दो, रुको मत, क्यू क्यू ने कहा। भले ही दाई क्यू शादी कर ले, लेकिन यह केवल अस्थायी आराम लाएगा और भविष्य में क्यू परिवार को अलग होना पड़ेगा। बेहतर है कि आप अपने पिता की इच्छा का पालन करें और अंत तक लड़े। हो सकता है आपको कोई रास्ता मिल जाए। अगर दा कियाओ भाग गया, तो चाचा के पास पिता की राय सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दा कियाओ स्तब्ध रह गई, चुपचाप जियाओ कियाओ को देखती रही। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराई, एक कड़वी मुस्कान, बोली, मूर्ख, क्या तुम्हें डर है कि मैं अब पवित्र नहीं रही? डर है कि अगर मैंने शादी की तो मेरा पता चल जाएगा? निश्चिंत रहो, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। यह इस वजह से नहीं है, जियाओ कियाओ ने उसके कान में कहा। बहन, तुम्हें जाना ही होगा। वेई परिवार इस शादी के लिए जरूर राजी होगा। अगर तुम नहीं जाती, तो तुम्हें किसी और से शादी करनी होगी। और अगर तुम इस तरह से शादी करती हो, तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे तुम पसंद करती हो? दा कियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। आखिरकार उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, इस तरह मैं और नहीं जा सकती। अगर वे परिवार शादी के लिए राजी हो जाता है और मैं चली जाती हूँ, तो फिर परिवार का क्या होगा? अच्छा या बुरा, मुझे किसने कियाओ परिवार की बेटी बनने के लिए कहा? मैं वो सब करने को तैयार हूँ। जियाओ कियाओ रुक गई। फिर चुपके से एक सांस ली, अपनी आंखें उठाई और कहा, बहन, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपकी ओर से वेई शाओ से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी मदद करने के लिए सहमत होंगी? दूसरी बार दाई क्यू दंग रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही उसने ट्यू क्यू को देखा। थोड़ी देर बाद उसने असमंजस में कहा, यार, तुमने अचानक ऐसा क्यों कहा?
क्या आप और प्रिंस लियू एक जैसे विचार वाले लोग नहीं हैं? हम अगले साल शादी कर रहे हैं। इसके अलावा वेई मार्क्विस, मैंने सुना है कि वह वह झिझकी, क्रूर स्वभाव, अत्याचारी और निर्दयी जैसी अफवाहें कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हाँ, यह सच है कि वेई शाओ एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, जियो कियाओ ने उसके लिए कहा। लेकिन बहन, ज्यादातर विवाहित महिलाओं में केवल 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार बड़ी बहन की तरह है, जो बुढ़ापे तक अपने प्रेमी की प्यार से देखभाल करती है, यहाँ तक कि साधारण भोजन भी उसके लिए पर्याप्त होता है। लेकिन आप और मैं अलग हैं। मैं ऐसा पति नहीं चाहती जो आईने के सामने खड़ा होकर मेरी भौहें खींचे, बल्कि ऐसा पति चाहती हूँ जो मुझे रुतबा और ताकत दिला सके। मैं राजकुमार लियू को पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति नहीं है जिसे मैं चाहती हूँ। उसका व्यक्तित्व कमजोर है। यदि आप उससे शादी करते हैं, तो भले ही वह भविष्य में लैंग परिवार के सिंहासन को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार लैंग परिवार के देश की राजकुमारी क्या है? लेकिन वेई शाओ अलग है। मैं देखता हूँ कि वह भविष्य में महान कार्य करेगा। अगर दोनों परिवार ससुराल बन जाएं, तो मैं यह अवसर कैसे छोड़ सकता हूँ? दाई क्यू ने अपनी बहन को संदेह से देखा, जो अचानक एक अलग व्यक्ति में बदल गई थी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, यार, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्या यह मेरी उपलब्धि के कारण नहीं है? बहन, इसके विपरीत, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। मैं आपसे मेरी मदद करने की विनती करता हूँ। क्यू की आवाज बहुत निश्चित थी। दाई क्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। आखिरकार उसकी आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह अभी भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाई। झिझकते हुए क्यू को देखा और धीरे से कहा, क्या आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? क्या आप सचमुच सब कुछ पीछे छोड़ सकते हैं? क्या पिताजी मुझे दोषी ठहराते हैं? माँ, क्या आपका दिल टूट गया है, बहन? कियो ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तुम चली जाओगी, तो मैं तुम्हारी जगह अपने चाचा और चाची के प्रति पुत्रवत व्यवहार करूंगी। थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। इसके अलावा, जरा सोचिए, अगर आपकी शादी ऐसे ही हो जाए तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दाई क्याओ का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके गाल लाल थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बुदबुदाया, मुझे और सोचने दो। मुझे और सोचने दो। बहन, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। धीरे से सोचो। जियो कियाओ ने उसे लेटने में मदद की, फिर उसे एक कंबल से ढक दिया, लाइट बंद कर दी और उसके बगल में लेट गई। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, बहन, मुझे बहुत बुरे सपने आते थे, है ना? मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन असल में मेरा सपना तुम्हारे और उस गुलाम के बारे में था। सपने में मेरी बहन ने किसी और से शादी कर ली और जल्दी ही मर गई, तथा अपने पीछे केवल एक सुनसान कब्र छोड़ गई। वह भी अकेले रहता है। क्या आप जानते हैं कि अंत में उसने क्या किया? अंत में उसने उसकी कब्र पाई, उसे जमीन से बाहर लाया और उसे अपने साथ ले गया। यह मत कहो, डाकियाओं ने धीरे से कहा, आंसू चुपचाप उसके गालों को गिरते हुए, तकिया में भिगोते हुए। 3 दिन बाद मैडम डिंग ने चांगशिंग मंदिर को फिर से जलाने के लिए उकसाया। निश्चित रूप से अपनी इच्छा को पूरा करें, बहुत ज्यादा चिंता न करें। डाकियाओं ने कड़वे अलगाव की भावना को दबा दिया, अपनी माँ के हाथ को कसकर पकड़े हुए, लंबे समय तक जाने नहीं देना चाहते थे। त्रुओंग सिंह मंदिर के पीछे एक बहुत ही सुनसान छोटा रास्ता था, जिस पर छोटे छोटे आदमी चलते थे जो हर रोज लकड़ी काटने के लिए पहाड़ पर चढ़ते उतरते थे। अपने कपड़े बदलकर और मोटे कपड़े पहनकर
दाई क्यू और उसके बगल में खड़ा आदमी छोटे रास्ते पर साथ साथ चलते हुए चले गए। वे कुछ देर के लिए बाहर चले गए। पहाड़ के दोनों ओर पेड़ों की छाया से आकृति पूरी तरह छिपने वाली थी। एक नीली आंख वाला युवक अचानक रुक गया, मुड़ा और तेजी से जियो कियाओ के सामने वापस चला गया। उसके सामने घुटने टेक दिए और एक शानदार सलामी दी। मिस का पुनर्जन्म हुआ लगता है। अगर इस जीवन में आप कुछ भी आदेश देना चाहते हैं तो केवल 2 शब्द हैं, समर्पण। उसने प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से कहा। यह पहली बार था जब जियो कियाओ ने उसे बोलते हुए सुना। आवाज कोमल और गहरी थी, जिससे श्रोता अनजाने में ही विश्वास कर लेता था। भव्य समारोह समाप्त करने के बाद वह खड़ा हुआ और दाई कियाओ की ओर चला गया। दोनों आकृतियां जल्दी ही जियाओ कियाओ की नजरों से ओझल हो गई। हुआसी कहाँ से आया, कभी नींद में चलने वाला, दुनिया की नंबर 1 इमारत। जैसे ही जियाओ कियाओ धीरे धीरे ट्रोंग सिन्ह मंदिर की ओर वापस चली गई, उसने अचानक जंगल की गहराई से एक लकड़हारे के गाने की धीमी आवाज सुनी। आवाज कभी गहरी होती, कभी दूर। जितना ज्यादा वह सुनती, उतना ही वह एक सांसारिक परी की तरह महसूस करती। अध्याय 5, बाघ की सवारी। मैडम दीन्ह ने सोंग कियाओ, तियो कियाओ और दाई कियाओ को धूप बत्ती जलाने के लिए ट्रोंग सिन्ह तुम्हें ले गई। अप्रत्याशित रूप से झपकी लेने और थोड़ी देर आराम करने के बाद दाई कियाओ कहीं नहीं मिली। वह जल्दी से तियो कियाओ के बारे में पूछने के लिए दौड़ी। तियो कियाओ ने बताया कि दाई कियाओ पहले उनके साथ एक ही कमरे में थी, लेकिन दोपहर में उसने बहुत अधिक शाकाहारी भोजन खा लिया था, जिससे उसका पेट फूल गया था। इसलिए वह पेट फूलने से राहत पाने के लिए मंदिर के पीछे टहलने चली गई। सबसे पहले उसने दाई क्यू को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दाई क्यू ने कहा कि वह थका हुआ था और अकेले रहना चाहता था, इसलिए उसे नौकरानी के साथ जाना पड़ा। जब वह लौटी तो उसे कोई नहीं मिला और उसने सोचा कि दाई क्यू और मैडम दीन्ह एक साथ हैं। यह सुनकर मैडम दीन्ह और भी चिंतित हो गई और उन्होंने मंदिर में नौकरों और भिक्षुओं को हर जगह खोजने का आदेश दिया, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पहले तो उसने सोचा कि दाई क्यू को मंदिर में घुसे किसी दुष्ट व्यक्ति ने अगवा कर लिया है। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और उसके पैर इतने कमजोर थे कि वह चल नहीं पा रही थी। फिर वह जल्दी से शहर लौटी और अपने पति को रिपोर्ट की कि दुष्ट चोर का पता लगाओ। इस समय महल में घोड़े की रखवाली करने वाला प्रबंधक बीट्रे भी कहीं नहीं मिला। मैडम दीन्ह का दिल उथल पुथल हो गया। पहले तो उन्हें लगा ही नहीं कि इन दोनों लोगों के गायब होने का एक दूसरे से कोई लेना देना है। शहर वापस जाते समय गाड़ी में बैठी हुई वह अभी भी उलझन में और चिंतित थी। वह केवल अपना चेहरा कसकर पकड़े हुए लगातार रो सकती थी। जियाओ कियाओ उसके बगल में बैठी थी। अपनी चाची को इतना दुखी देखकर उसे अचानक उसके लिए थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसे डर था कि उसके चाचा को पता चल जाएगा और वे किसी को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देंगे। वे दोनों अभी बहुत दूर नहीं गए थे। अगर वे पकड़े गए तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जब वे आधे रास्ते पर पहुंचे तो वह फूट फूट कर रोने लगी और खुद को दोषी ठहराया, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं बहुत चंचल नहीं होती और अपनी बड़ी बहन के साथ नहीं होती तो निश्चित रूप से उसे यह सब नहीं सहना पड़ता। क्यू ने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था और श्रीमती दीन्ह एक दयालु व्यक्ति थी। वह अपनी छोटी उम्र से प्यार करती थी और हमेशा उसे अपने परिवार की तरह मानती थी। उसे खुद को दोषी मानते हुए देखकर उसने अपनी उदासी को दबा दिया और सलाह देने लगी, बच्चे, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा जीवन पहले से ही दुखी है। जियाओ कियाओ ने कहा, चाची,
मैं बस यही सोच रही थी कि बड़ी बहन और वह गुलाम एक ही समय पर क्यों गायब हो गए। मुझे लगता है यह बहुत संभव है कि बड़ी बहन को किसी बुरे आदमी ने अगवा न किया हो। मैडम डिंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जियाओ क्याओ उसके कान के पास झुकी और कुछ फुसफुसाया। मैडम दिन्ह इतनी डर गईं कि उन्होंने आ की आवाज निकाली। मैंने कहा था उन लोगों ने। अचानक वह रुक गईं और जल्दी से अपने मुंह को रुमाल से ढक लिया। टियो कियो ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे लगता है शायद यही एकमात्र संभावना है। आंटी, जरा सोचिए, त्रुओंग सिन्ह एक शुद्ध बौद्ध मंदिर है। यह एक दुष्ट डाकू को कैसे घुसने और किसी को पकड़ने दे सकता है? और उसके ऊपर इस आदमी ने सुकवान हवेली की युवती पर हमला करने की हिम्मत भी की। बड़ी बहन के गायब होने के कुछ समय बाद वह घोड़ा दास भी गायब हो गया। अगर वे दोनों एक साथ थे तो और क्या हो सकता है? जिसके बारे में बात करते हुए मुझे अचानक कुछ याद आया। टियो कियो के चेहरे पर एक झिझक भरा भाव प्रकट हुआ। क्या बात है, जल्दी बताओ, श्रीमती दीन्ह ने उत्सुकता से पूछा। कुछ दिन पहले मैं अपनी बड़ी बहन के साथ बाहर गई थी। वह गुलाम लड़का भी मेरे पीछे पीछे आया था। मैंने गलती से अपनी बड़ी बहन को उससे चुपके से बात करते हुए देख लिया था। जब उसने मुझे आते देखा तो वह जल्दी से अलग हो गई। मेरी बड़ी बहन शर्मिंदा लग रही थी। उस समय मुझे कुछ भी संदेह नहीं हुआ। आज याद करते हुए वह रुकी। यह निःसंदेह झूठ है। मैडम दीन्ह को यकीन नहीं हुआ कि वह उनसे झूठ बोल रही है। यह सुनकर उनका चेहरा लाल और सफेद हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाईं। आंटी, अगर मुझे पहले पता होता कि आज क्या होने वाला है तो मैं आपको बता देती। मैं केवल खुद को ही दोषी मान सकती हूँ कि उस समय मैं बहुत लापरवाह थी। टियो कियो की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उदास होकर रोने लगी। मैडम दीन्ह ने उस घोड़े वाले गुलाम को ध्यान से याद किया। उसकी अजीब हरी आंखों को छोड़कर यह लड़का वाकई कुछ ऐसा था जो ध्यान आकर्षित कर सकता था। 2 साल पहले जब जियाओ कियाओ ने लियू यान के साथ अपनी सगाई तय की थी, लियू यान की सौतेली माँ की छोटी बहन लैंगजिया किंगडम की मैडम यांगडू डोंग काउंटी आई हुई थी। कियाओ परिवार के इस घोड़े के गुलाम ने तुरंत उसकी नज़र को आकर्षित किया और फिर उसने उसे मांगने के लिए अपना मुंह खोल दिया। मैडम डोंग डू खूबसूरत थी, लेकिन स्वभाव से वह कामुक थी और नर पालतू जानवर रखने का शौक रखती थी। मैडम दीन्ह ने इस बारे में पहले भी सुना था। वैसे भी वह गुलाम ही है, अगर उसने मुंह खोला है तो जाने दो। अप्रत्याशित रूप से कुछ दिनों बाद इस दास को पीटा गया। उसका पूरा शरीर चोटों से भर गया। वह कमजोर और मरने के करीब था और उसे शहर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि वह अवज्ञाकारी था और उसने मैडम डोंग डू को क्रोधित कर दिया था, इसलिए उसे ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा। इस गुलाम की जिंदगी बहुत बढ़िया रही होगी। उसे इस तरह पीटा गया लेकिन फिर भी वह बच गया। कुछ दिनों बाद वह खुद ही कियाओ परिवार के पास लौट आया। उस समय मैडम डोंग डू पहले ही जा चुकी थी। यह देखकर क्यों परिवार ने उन्हें भगाया नहीं और उन्हें अपने पास रखना जारी रखा। मैडम दिन्ह को अतीत याद आ गया। उनका दिल और अधिक बेचैन हो गया, अनगिनत पछतावे के साथ। अचानक वह डर गई। उसने टियो कियो का हाथ कसकर पकड़ लिया और आदेश दिया, बच्चे, यह मामला तुम्हारी बड़ी बहन की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। मुझसे वादा करो कि तुम इसे कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताओगे, ठीक है? टियो कियो ने केवल उसके ये शब्द कहने का इंतजार किया। उसके दिल में राहत की सांस ली, सिर हिलाया और कहा, चाची, निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से किसी को नहीं बताऊंगा। सबसे पहले
जब श्रीमती दिन्ह ने सोचा कि उनकी लापता बेटी को दुष्ट डाकुओं ने अपहरण कर लिया है, तो वह घबरा गईं और उनका दिमाग गड़बड़ा गया। लेकिन ट्यू क्यू के विश्लेषण को सुनने के बाद जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्हें लगा कि यह सही था। उसकी बेटी का जीवन शायद अब उसके लिए चिंता का विषय नहीं था, और अंततः उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। वापस आते समय वह रोती रही और विलाप करती रही। जब वह घर पहुंची तो वह तुरंत अपने पति से इस बारे में बात करने के लिए चली गई। अपनी पत्नी को आंसू पोंछते हुए सुनकर क्याओ यू ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और मेज पलट दी, अपनी तलवार खींची और जाने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन मैडम डिंग ने तुरंत उसे रोक लिया और चिल्लाई, पति, बिल्कुल नहीं। अगर आप झांगयांग में हर जगह उन्हें शिकार करने के लिए लोगों को भेजते हैं, तो हमारी बेटी की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। तभी क्याओ यू को होश आया और वह समझ गया कि उसकी पत्नी सही थी। इसके अलावा वह अभी भी वेई परिवार से दोस्ती करना चाहता था। अगर किसी को पता चला कि दा क्याओ एक गुलाम के साथ भाग गया है, तो उसे इस मामले को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और वेई परिवार निश्चित रूप से शादी से इनकार कर देगा। एक क्षण सोचने के बाद उसने तुरंत अपने विश्वासपात्र त्रुओंग फो को बुलाया। यह विवाह योजना मूल रूप से झांग पू द्वारा प्रस्तावित की गई थी। समाचार सुनने के बाद झांग पू घबरा गया और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने जल्दी से अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया। दूसरी ओर उसने अपने दल को बाहर आदेश दिया कि वे दा क्याओ के लापता होने का खुलासा न करें। उसी समय उसने उसकी खोज के लिए गार्ड भेजे। जाहिर है उसने बहुत अधिक खोज करने की हिम्मत नहीं की, केवल गुप्त रूप से लोगों को उस दिशा में देखने के लिए भेजा जहां से दोनों लोग भाग सकते थे। उस रात अपने कमरे में ट्यू क्यू को एक स्वीकारोक्ति पत्र मिला जिसे दाई क्यू ने जाने से पहले छोड़ा था, जिसमें उसे अपने माता पिता को देने के लिए कहा गया था। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की, तुरंत पत्र बाहर निकाल लिया। पत्र पढ़ने के बाद क्याओ यू और उसकी पत्नी ने दृढ़ता से पुष्टि की कि उनकी बेटी वास्तव में उस नीली आंखों वाले दास के साथ भाग गई थी। उनमें से एक ने गुस्से में लात मारी और लगातार गालियां दी, जबकि दूसरा केवल बेकाबू होकर रो रहा था। उसने खोज के लिए और लोगों को भेजने का फैसला किया, लेकिन लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बाहर के लोगों ने अभी तक उसे नहीं खोजा था। इसके विपरीत शीजुन हवेली के अंदर यह पहले से ही अराजकता थी। मुर्गियां उड़ रही थी और कुत्ते भौंक रहे थे। दूसरी ओर का मुख्य कमरा अभी भी अव्यवस्था में था, जबकि क्यू बिन्ह का पक्ष अलग था। ट्यू क्यू उदास दिख रही थी। पूरे दिन श्रीमती दिन्ह के साथ रहने से उसे अपनी उदासी दूर करने में भी मदद मिली। क्यू तु को पता था कि डुओंग टाई भाग गया है, लेकिन वह नाराज नहीं थी, बल्कि खुश थी। उसने तुरंत अपने पिता से आग्रह किया कि वे जाकर उसके चाचा को सलाह दें। क्याओ पिंग ने 2 दिनों तक इंतजार किया था, यह देखते हुए कि ऐसी संभावना थी कि दा क्याओ कभी वापस नहीं आएगा। कोई समाचार प्राप्त किए बिना वह अपने दिल में जानता था कि वह अब और देरी नहीं कर सकता। उसने बाहर जाने का फैसला किया और अपने बड़े भाई को अध्ययन में मामलों पर चर्चा करते हुए पाया। क्याओ पिंग ने अभी दरवाजे पर कदम रखा ही था जब उसने अंदर से एक आह सुनी। वह अंदर गया और अपने बड़े भाई और सहायक झांग पू को एक दूसरे के सामने बैठे देखा। दोनों ही उदास और चिंतित दिख रहे थे। क्याओ यू ने कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है। भेजा गया संदेशवाहक वेई शाओ से नहीं मिला है, लेकिन वेई शाओ की दादी मैडम तू से मिला है। मैडम तू ने इस शादी के लिए सहमति दे दी है और यह भी कहा है कि वह एक शुभ दिन चुनेंगी। जब समय आएगा तो वह खुद उसे लेने के लिए दुयन चाउ जाएंगी। अभी संदेशवाहक यहाँ आने के लिए तैयार है, वह कुछ दिनों में आ जाएगा।
लेकिन अब जब दाई कियाओ भाग गया है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसका दिल आग की तरह जल रहा था। बोलने के बाद वह आगे पीछे चक्कर लगाता रहा। कियाओ पिंग दंग रह गया। झांग पू को देखा कि वह भी भौहें सिकोड़ रहा था। वह सोच समझकर बैठ गया। झांग पू को पहले नीचे जाने के लिए कहा। दुयिन चाओ केंद्रीय मैदानों में स्थित है। हानाम 1 के करीब हर जगह से नदियां वान थुई 2 में बहती हैं। यह एक पवित्र भूमि है जो देश के लिए कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म देती है। न केवल यहाँ प्रचुर धन है बल्कि लोग भी बहुत अमीर हैं। इसके अलावा यदि आप दक्षिण में दू चाओ जाना चाहते हैं तो यह सबसे छोटा रास्ता है। इसीलिए प्राचीन काल से लेकर आज तक इस जगह को कई देशों के बीच लड़ी गई लड़ाई का अहम स्थान माना जाता है। कियू परिवार के पूर्वजों ने हान राजा की जमीन के लिए लड़ाई में मदद की थी और कई पीढ़ियों ने इस जगह की रक्षा की है। जब कियाओ कुई के दादा जीवित थे तब भी उनके पास कई शक्तिशाली सैनिक और सेनापति थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति दुयिन चाओ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब तक यह कियाओ वियत को हस्तांतरित हुआ तब तक कियाओ परिवार की प्रतिष्ठा उतनी समृद्ध नहीं रही जितनी पहले थी। कियाओ वियत के कमजोर स्वभाव के कारण जब भी कोई समस्या आती थी तो वह सबसे पहले अपने बारे में सोचता था। दुयिन चाओ भी धीरे धीरे उसी वजह से कमजोर होता गया। यही कारण है कि अब उसके चारों ओर इतने सारे बाघ और भेड़िए हैं। 1 हेनान चीन का एक प्रांत। 2 वान थुई चीन के शानडोंग प्रांत में एक नदी का नाम वेई शाओ की दादी लेडी तू, जिनका क्यू वियत ने अभी उल्लेख किया है, मूल रूप से झोंगशान साम्राज्य के शाही परिवार में राजकुमारी काओ डोंग फोंग ओंग चू की बेटी थी। उस वर्ष क्योंकि वेई शाओ के दादा ने हूणों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, इसलिए वे वेई परिवार में शादी करने में सक्षम थी। वह बहुत ही चतुर और प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। 10 साल पहले ली सू पर विजय प्राप्त करते समय उसके भतीजे की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय वेई शाओ केवल 12 वर्ष का था। शक्तिशाली दुश्मन हर जगह दुबके हुए थे। यान यू का व्यवसाय खतरे में था। सौभाग्य से मैडम जू ने खड़े होकर कार्यभार संभाला, इसलिए वे खतरे को दूर करने में सक्षम थे। ऐसा कहा जाता है कि वेई शाओ अपनी दादी का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए भले ही वेई शाओ ने अभी तक इस शादी के लिए सहमति नहीं दी थी, अगर मैडम जू सहमत होती तो यह मामला निश्चित रूप से सफल होता। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका बड़ा भाई इतना चिंतित था। कियाओ पिंग said, "Elder brother, I've said it before, even if my niece gets married, I'm afraid it won't be a long-term plan. Now the Wei family's power in the north is great, but they just want to use me as a bridge to advance to Due Chao, not only not wasting their manpower, but also being able to go south and infiltrate into the Central Plains. When the Wei family becomes established and turns against our Kiao family, how will we be able to deal with it? What should we do about my niece? The Wei family will definitely still be worried about the incident that happened that year. Now that we are in-laws, it's no different than raising a tiger with our bodies. Won't we make the same mistake as Li Su before?" Kiao Yue frowned and said, "Second brother, you're thinking too much. If we become in-laws, how can the Wei family just turn their backs on each other like that? Moreover, the situation is critical now. We must first overcome this most difficult hurdle." As for a fan, ही इस कियाओ परिवार की सबसे बड़ी बेटी दुयिन चाओ अब गिरने वाले अंडों के ढेर की तरह है। अगर वह कियाओ परिवार के लिए इस मुश्किल स्थिति को हल कर सकती है तो यह उसका कर्तव्य भी है। यह मामला आसानी से सुलझ सकता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने इतना अमित्र व्यवहार करने का साहस कर लिया।
यह अकेले बेटी का पालन पोषण करने जैसा है। क्यों बिन्ह ने पीड़ादायक सलाह दी, भाई, अगर तुम लड़की को नहीं ढूंढ सकते तो उसे जाने दो और उसका पीछा मत करो। आगामी योजना के लिए मैं तुरंत ट्रान लू डू को जाने देने और जुआ खेलने के लिए राजी कर लूंगा। उस समय शायद कोई रास्ता न बचे। क्यूवियट ने आह भरी, आपने इसे बहुत हल्के ढंग से कहा है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि गठबंधन पर लगाम लगाई जा सकती है या नहीं, लेकिन अब जब वेई परिवार की शादी नजदीक है, फार्म गायब हो गया है, तो मैं अब उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकता हूँ? फिर आपको बस इतना कहना होगा कि ये फार्म को अचानक कोई गंभीर बीमारी हो गई है और अब वह इस शादी को पूरा नहीं कर सकता। फिर किसी को वेई परिवार के पास भेजकर क्षतिपूर्ति के लिए और उपहार दे दो। फिर वेई परिवार कुछ भी नहीं कर पाएगा। कियाओ पिंग ने वही जवाब दिया जो उसने पहले से सोचा था। क्यूवियत की भौहें सिकुड़ गईं। वह एक क्षण के लिए विचार करने लगा, फिर आह भरकर बोला, मुझे इस पर फिर से विचार करने दीजिए। क्यों बिन्ह को पता था कि वह अपने बड़े भाई को जल्दी से मना नहीं सकता था, इसलिए वह अनिच्छा से पीछे हट गया। जब वह वापस लौटा तो उसने क्यू तु को कहानी सुनाई जो लंबे समय से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर क्यू तु ने यह संदेश तियू क्यू को सुनाया। तुरंत उसे आशा की किरण दिखी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई से कहा कि यदि कोई नई खबर हो तो वह तुरंत आकर उसे बताए। क्यू तु ने जवाब में सिर हिलाया। 2 दिन बाद भी दा कियाओ की कोई खबर नहीं मिली। कियाओ पिंग उत्सुकता से अपने बड़े भाई के आश्वस्त करने वाले उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन किसी तरह डोंगजुन के पुयांग के भीतरी शहर से खबर फैल गई। यह अफवाह थी कि कियाओ और वेई दोनों परिवार दोस्त बन गए थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। यानझो बहुत मुश्किल में था। यह भी कहा गया कि बातचीत के लिए वेई मार्क्विस के दूत कुछ दिनों में आ सकते हैं। जब बो यांग के लोगों ने सुना कि सेना पीछे हट गई है, तो सभी बेहद खुश हुए। सुबह से लेकर देर रात तक पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान लगातार एक दूसरे का समर्थन करते रहे और शी जुन पैलेस के गेट के सामने घुटने टेककर अपना सम्मान व्यक्त करते रहे। क्यू बिन्ह को पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह जल्दी से अपने बड़े भाई को खोजने गया। वह डेस्क के सामने ट्रुओंगफो के सामने बैठा था और बात कर रहा था। ट्रुओंगफो ने क्यू बिन्ह को आते देखा, तुरंत बात करना बंद कर दिया, खड़ा हुआ, क्यू बिन्ह को प्रणाम किया, फिर विदा ली और चला गया। भाई, सेना पीछे हट गई है और शहर में हर कोई वेई परिवार के साथ शादी के बारे में बात कर रहा है। यह मामला इस तरह कैसे फैल गया? कियाओ पिंग की उलझन के विपरीत यानझो के गवर्नर कियाओ यू बिल्कुल भी भ्रमित नहीं थे और शांति से कहा, क्या यह अच्छी बात नहीं है? यह यानझो के लोगों और सैनिकों को युद्ध के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। वापसी निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, लेकिन बेटी के बारे में क्या? क्या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? कियाओ यू ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने कहा, कोई खबर नहीं है। भविष्य में उस बेशर्म लड़की का फिर से जिक्र मत करना। कियाओ परिवार में उसके जैसी कोई बेटी नहीं है। हालांकि कियाओ यू की कई रखैले भी थी। दाई कियाओ के अलावा उसके पहले एक और बेटा और बेटी थी, लेकिन क्योंकि उन दोनों की युवावस्था में मृत्यु हो गई, इसलिए दाई कियाओ उसकी एकमात्र बेटी बन गई। दा कियाओ की कोई खबर नहीं थी और शादी की खबर अभी भी शहर में फैल रही थी, लेकिन यह देखकर कि कियाओ यू बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी, कियाओ पिंग को लगा कि वह भ्रमित हो गया है। उसने अपने बड़े भाई की ओर देखा और देखा कि जब वह उसे देख रहा था तो उसकी आंखें चमक रही थी। उसे अचानक याद आया कि जब झांग पो अभी अभी बाहर आया था तो उसकी आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे उनके पीछे कोई क्षणभंगुर अर्थ छिपा हो।
जैसे ही उसे समझ में आया, कियाओ पिंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। क्या यह हो सकता है कि आप चाहती हैं कि ट्यू क्यू शादी कर ले? उसने झिझकते हुए पूछा। कियाओ यू ने कहा, यही मेरा मतलब था। इसलिए मैं दूसरे भाई को इस पर चर्चा करने के लिए बुलाना चाहती थी। अगर आप खुद आए हैं, तो सोचे कि यह कैसे करना है। कियाओ पिंग चौंक कर हकला गया। बिना सोचे समझे उसने अपना सिर हिलाया और तुरंत कहा, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या तुम भूल गए? मैन मैन और लैंगया के क्राउन प्रिंस की पहले से ही सगाई हो चुकी है। वे अगले साल शादी समारोह करेंगे। वह वेई शाओ से दोबारा शादी कैसे कर सकती है? कियाओ यू ने कहा, मैंने पहले ही लैंगया के क्राउन प्रिंस के पक्ष को देख लिया है। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं सगाई रद्द करने का प्रस्ताव देने के लिए वहां एक दूत भेजूंगी और फिर कुछ अतिरिक्त उपहार दूंगी। लैंगया के पक्ष वाले शायद उन्हें बहुत ज्यादा दोष न दें। उसकी आवाज धीमी थी। उसने पलटकर क्यू बिन्ह से कहा। कियाओ पिंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपना हाथ हिलाया। भाई, यह बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। मैन मैन और क्राउन प्रिंस की पहले ही सगाई हो चुकी है और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसे कैसे रद्द किया जा सकता है? मुझे बेवकूफ होने और सहमत न हो पाने के लिए माफ करें। लू एन, कियाओ वियत ने अपने छोटे भाई का दिया हुआ नाम चिल्लाया और डेस्क के सामने स्टॉल से खड़े होने की ताकत जुटाई। काउंटी के सभी लोगों को पीछे हटने के बारे में पता है। हर कोई बेहद खुश है। दूसरे भाई, आप भी इसे देख सकते हैं। पीढ़ियों से हमारा कियाओ परिवार सम्राट के पैरों के नीचे लोगों की मदद कर रहा है। दूसरे भाई, क्या आपके पास वास्तव में यांझो के 2 लाख सैनिकों और नागरिकों को गंभीर संकट में डालने का दिल है? वेई परिवार के साथ विवाह गठबंधन की खबर से ही सभी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। मेरी भतीजी और यांझो के 2 लाख सैनिकों और नागरिकों, कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा पक्ष कम महत्वपूर्ण है? मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप इसे स्वयं समझते हैं। कियाओ पिंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अंततः उसे बात समझ में आ गई। बड़े भाई ने शांति स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। जब उसने त्रुओंग फो की योजना सुनी, तो उसने तुरंत अपनी बेटी को शादी के लिए देने के बारे में सोचा। लेकिन उसे डर था कि वह सहमत नहीं होगा, इसलिए उसने जानबूझकर पहले ही यह खबर हर जगह फैला दी, जिसके कारण आज जैसा परिणाम सामने आया, जिससे उसे मजबूरन अपनी बात माननी पड़ी। वह अपनी दोनों बेटियों से, विशेषकर ट्यू क्यू से, एक खजाने की तरह प्यार करता था और हमेशा उसे यह एहसास दिलाने से डरता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए वह वास्तव में वेई परिवार में उसका विवाह नहीं करना चाहता था। लेकिन इस समय नहीं शब्द उसे 1000 पाउंड जितना भारी लग रहा था। हालांकि नवंबर का महीना चल रहा था, फिर भी कियाओ पिंग का माथा पसीने से लथपथ था। आधे दिन तक सहने के बाद उसने आखिरकार अजीब तरह से कहा, भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मामला वास्तव में। अचानक कियाओ वियत उसके सामने चला आया, बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठ गया और झुककर बार बार अपना माथा जमीन पर मार रहा था। कियाओ पिंग इतना डर गया कि वह उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। भाई, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे भाई, कियाओ यू की आंखें आंसुओं से भर गईं, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। मुझे पता है कि आप दूर यूझोउ में मैन मैन से शादी नहीं करना चाहते हैं। मेरी केवल एक बेटी है, दाई कियाओ। मैं उसे उसके माता पिता से दूर कैसे ले जा सकता हूँ? लेकिन आपको आज मेरी योजना सुननी होगी। वेई शाओ के साथ शांति बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर ये फैन इतनी बेरहमी से नहीं गया होता, तो मैं मैन मैन को आपसे दूर करने की हिम्मत कैसे कर सकता था?
यह बड़ा भाई यांझो के 2 लाख सैनिकों और नागरिकों की ओर से आपसे विनती करता है। बोलना समाप्त करने के बाद कियाओ पिंग के उसे रोकने का इंतजार किए बिना उसने फिर से सिर झुकाया और प्रणाम किया। क्यों बिन का हृदय ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे हजारों बाणों ने छेद दिया हो। उसके अंग बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे। उसने अपने बड़े भाई को उठाने के लिए बल प्रयोग किया। दांत पीसते हुए कहा, भाई जल्दी से खड़े हो जाओ, सब कुछ तुम्हें आदेश देना है। यह देखकर कि वह आखिरकार सहमत हो गया, क्यों वियत ने चुपके से आह भरी। फिर क्यों बिन का हाथ कसकर पकड़ लिया, आंसू बहाते हुए कहा, एक बार भाई, हम हमेशा भाई रहेंगे। दूसरे भाई, आप मेरी दुविधा के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। क्यों बिन को अपने दिल में पता था कि यह मामला पहले से ही तय था, इसलिए वह केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था और पीछे हट सकता था। वह सोच रहा था कि अपनी बेटी को इस मामले के बारे में कैसे बताए। उसने अभी तक कोई सावधानी नहीं बरती थी। वह दुखी और डरा हुआ दोनों महसूस कर रहा था। वह कुछ देर से उसके कमरे के दरवाजे तक जा रहा था, लेकिन वह अभी भी वहां झिझकते हुए खड़ा था। उस बेटी के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था जिसे उसने हमेशा प्यार किया और लाड किया था।